नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं अमृत विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, किसानों के साथ बात करते हैं हरियाणा की मंडियों में आज से गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। जी हां, गेहूं की सरकारी खरीद हरियाणा में आज से यानी कि 20 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। गेहूं की खरीद के लिए 186 केंद्र बनाए गए हैं और हर किसान से खरीदी जाएगी एक ट्राली गेहूं। खरीद केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती होगी। एक ट्रैक्टर के साथ केवल एक ट्रॉली की ही इजाजत होगी। प्रशासन से उसकी मंजूरी लेनी होगी और मंडियों में खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी होगा। ब्लॉक स्तर पर बनाए गए हैं खरीद केंद्र और मंडियों के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। ट्रैक्टर ट्राली को भी किया जाएगा सैनिटाइजर। इसके साथ ही खरीद केंद्रों पर सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध रहेंगे। तो बता दें कि पंजाब के बाद आज हरियाणा की मंडियों में भी गेहूं की सरकारी खरीद जो है वो शुरू होने जा रही है। इससे पहले 15 अप्रैल से पंजाब की मंडियों में गेहूं की खरीद का काम शुरू हुआ था और अब आज हरियाणा में सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है, क्योंकि इस बार पहले से देश में कोरोना का संकट है। इसके लिए एहतियात के तौर पर किसानों को भी कई बातें जो है वो मानने के लिए कहा गया है। खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए बोला गया है और मंडियों में भीड़ जमा ना करने की बार बार जो है वो अपील किसानों से की जा रही है। और गेहूं की खरीद के लिए हरियाणा में 186 केंद्र बनाए गए हैं और हर किसान से एक ट्राली गेहूं जो है वह खरीदा जाएगा। तो पंचकुला से मनोज कुमार मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज, तो आज से सरकारी खरीद जो है वो शुरू होने जा रही है। जानना चाहेंगे किस तरह के इंतजाम है, किस तरह के मंडियों में जो है एहतियात बरते जाएंगे, क्योंकि इस बार के हालात हर साल से अलग हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज से पूरे प्रदेश में हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है और गेहूं की खरीद क्योंकि ऐसे वक्त में हो रही है जब सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन रखना है, कोरोना से भी दूर रहना है, इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। और गेहूं की खरीद के लिए प्रदेश में पहली बार करीब 1800 जो खरीद केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और देर रात ही किसानों को एक बड़ी राहत हरियाणा सरकार ने दी है कि अब कोई भी किसान चाहे उसके पास जितना भी गेहूं है, जितनी भी मात्रा है, उसकी सारी की सारी जो फसल है वो एक ही दिन में खरीदी जाएगी। पहले इस तरह से कुछ चीज़ें चल रही थी जिसमें किसानों को संशय था कि एक दिन में उनकी फसल बिक पाएगी या नहीं, लेकिन इसको सरकार ने दूर किया है और ये कहा है कि एक किसान की जितनी भी फसल होगी, जितनी भी पैदावार होगी, अगर वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है हरियाणा सरकार का उसमें पंजीकृत है तो उसकी सारी फसल खरीदी जाएगी। और जहाँ तक खरीद केंद्रों की बात है, हर जिले में अलग अलग स्थानों पर केंद्र बनाए गए हैं। कोशिश सरकार की ये है कि हर 4 या 5 गाँव पर एक खरीद केंद्र बनाया जाए ताकि किसानों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और कम किसानों को वहाँ पर बुलाया जाए। पहले ही दिन की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से रहेगी कि सुबह के वक्त 25 किसानों को मैसेज दिया गया आने के लिए और आफ्टर लंच 25 किसानों को बुलाया जाएगा। 2-3 दिन इसी तरीके से सिलसिला चलेगा। उसके बाद सरकार रिव्यू करेगी कि जो किसान आ रहे हैं क्या इनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए या घटाया जाना चाहिए, तो उसका आकलन करने के बाद इसको बढ़ाया या घटाया जाएगा। और सैनिटाइजेशन की बात है तो सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी लोग वहाँ पर होंगे, होमगार्ड के जवान होंगे, हरियाणा पुलिस भी होगी और वो मेंटेन करवाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग भी। जो किसान वहाँ पर आएंगे उनको लिए सैनिटाइजर और मास्क की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन जो किसान जिनको बुलाया नहीं गया है वो बिल्कुल भी खरीद केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये भी सरकार इंश्योर कर रही है। जी तो मनोज, इसके साथ ही जानना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि 25 किसान एक बार जा सकेंगे, तो क्या पंजाब के जैसे ही हरियाणा में भी पास सिस्टम जो है वो बनाया गया है कि किसानों को पास दिए जाएंगे? और साथ ही में जानना चाहेंगे क्या किसी तरह की लेबर की कमी तो जो है वो नहीं आ रही? देखिए, ये जो हरियाणा में 1800 करीब बिक्री केंद्र खरीद केंद्र बनाए गए हैं, इसका मकसद यही कि किसान एक जगह जमा ना हो, मंडी में भीड़ ना हो, इसके लिए अलग अलग जगहों पर केंद्र बनाए गए हैं। और जो 25 किसान सुबह के वक्त आएंगे उनको बाकायदा SMS के माध्यम से उनको मैसेज भेजा गया है। उसकी जानकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास भी, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के पास भी और जो कंसर्न आड़ती है उनके माध्यम से ही उनको बुलाया गया है। आड़ती के पास भी जानकारी होगी और ये जानकारी जो खरीद केंद्र है उससे करीब 50 मीटर की दूरी पर जो पुलिसकर्मी या होमगार्ड्स के जवान होंगे उनको भी दी गई है। वहाँ पर एक लिस्ट दी जाएगी और उस लिस्ट में जिस किसान का नाम होगा सिर्फ उसी को खरीद केंद्र तक बढ़ने दिया जाएगा। उसके अलावा कोई भी किसान खरीद केंद्र पर
नहीं जा सकेगा। और जहाँ तक लेबर की बात है तो सरकार की कोशिश यही है कि जो सरकारी विभाग है उनके जो कर्मचारी हैं 4th क्लास के, उनको लेबर के तौर पर यहाँ पर लगाने की बात सरकार ने पहले ही कहा था। तो वहाँ से लेबर आई और साथ साथ जो किसान हैं, जो गांव के मजदूर हैं, उनको भी खरीद केंद्रों पर लगाया जाएगा। जी मनोज, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज हरियाणा में जो है सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है और जैसा मनोज ने बताया कि सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। बात करते हैं हिमाचल की। ऊना में तबलीगी जमात ने एक बार फिर से बवाल कर दिया है। कोरोना पॉजिटिव को लेने गई थी टीम और परिवार के सदस्यों ने हंगामा कर दिया। शनिवार को मरकज से लौटा था ये जमाती। ऊना में कोरोना के अब तक 16 मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं और ज्यादातर केस जमातियों से जुड़े हुए हैं। और बता दें कि ऊना में तबलीगी जमात ने बवाल कर दिया। कोरोना पॉजिटिव को जब टीम लेने गई तो तब वहां पर हंगामा कर दिया गया परिवार के सदस्यों की ओर से। बता दें कि ये जो जमाती है वो शनिवार को ही मरकज से लौटा था और जब इसकी सूचना मिली तो प्रशासन को तो उसको टीम जो है स्वास्थ्य विभाग की वो लेने के लिए गई, लेकिन परिवार के सदस्यों ने हंगामा कर दिया। ऊना में बता दें कि अब तक कोरोना के 16 मामले जो वो सामने आ चुके हैं और ज्यादातर केस जमातियों से जुड़े हैं। लिखा के लेने जहाँ क्या सेफ्टी है, फिर वो तो ये भी हूँ देखो हॉस्पिटल ही ले जा रहे फिर सेफ्टी वास्ते लिखा के लेने जहाँ क्या सेफ्टी है, फिर पालन करो जो जैसा भी है चिकित्सा है मेडिकल का तो पालन करो आप। तो लगे वो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी, बना लो आप, बना लो आप, रुकावट कर रहे हैं, विरोध डाल रहे हैं, बोल लो नहीं तो बोलिए आप, ऐसे नहीं कहते आप। जो कह रहे हैं हॉस्पिटल में जा रहे हैं और हॉस्पिटल को कह रहे हैं लिखा के लेंगे ये करना। और उनका नाम है रहीम बख्श और वो अपने तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। तो उनका टेस्ट हमने दिया था डिटेल्स और उस हिसाब से टेस्ट करवाया था और वो पॉजिटिव आया। ये अपने होम क्वारंटीन में थे जी। तो इसका कैसे पता लगा कि ये हमको पहले ही पता था और हमने बता दिया था, इसका डिटेल्स दिया था और इस हिसाब से टेस्ट किया गया। ऐसा भी है कि ये तबलीगी जमात से लौटकर चंडीगढ़ में भी काफ़ी दिन रहा। हाँ जी, ये तबलीगी जमात से लौटकर चंडीगढ़ में रहा। 23 को ये चंडीगढ़ से अपने ऊना आए थे और उसके बाद वो अपने घर। वो तो ये भी हूँ देखो हॉस्पिटल ही ले जा रहे फिर से। जमात ने बवाल कर दिया। फिलहाल किस तरह की स्थिति है, अमित मेरे सहयोगी जो है वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो अमित, तबलीगी जमात की ओर से स्वास्थ्य विभाग की टीम का पुलिस का साथ नहीं दिया क्या? फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल अमृत, एक बार अपना जो प्रश्न है कृपया उसे रिपीट कीजिएगा, जो है थोड़ी यहाँ पर सिग्नल की प्रॉब्लम जी अमित, तबलीगी जमात से जुड़ा ये जो शख्स था उसको जब टीम लेने के लिए पहुंची तो परिवार ने उनका सहयोग करने की बजाय जो बवाल किया है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल अमित, आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही जो है तबलीगी जमात से लौटा हुआ एक व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव पाया गया था। उसको जो है वो होम क्वारंटाइन किया गया था और वहां से घर से उसको जो है वो शिफ्ट किया जाना था। हमीरपुर के भोटा में जो स्थित हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है वहां पर शिफ्ट किया जाना था। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो उनके परिवार के लोग जो है उनसे बवाल काटने लग पड़े और यहाँ तक कि उनको जो है वो इस बारे में लिख कर देने को कहने लगे कि आप इसको लेके जा रहे हैं, इस बारे में हमें लिख के दीजिए। लेकिन बाद में जो है वो स्थिति सामान्य हो पाई, जिसके बाद पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मी जो है वो उसको लेकर रवाना हुए। जी अमित, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो स्वास्थ्य कर्मी जो और सेहत विभाग की टीम पहुंची हुई थी वो काफी मशक्कत के बाद उस पॉजिटिव व्यक्ति को लेकर गई जो पॉजिटिव आया है। और बता दें कि पहले चंडीगढ़ में भी रहा है और मरकज से लौटा था और अब तक 16 मामले जो हैं वो ऊना में सामने आ चुके हैं। हिमाचल में सबसे ज्यादा अगर कहीं मामले हैं कोरोना के तो वो ऊना में ही है। और बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में किस तरह से कोरोना का जो कहर है, न्यूज़ 18 पर कोरोना से जुड़ा हर अपडेट
हरियाणा का हम आपको बताते हैं। हरियाणा में अब तक कोरोना के 236 केस जो है वो सामने आ चुके हैं। मेवात में कोरोना के सबसे ज्यादा 57 केस जो हैं वो सामने आए हैं। इसके साथ ही फरीदाबाद में 42, गुरुग्राम में 36 मामले सामने आए हैं। इसके साथ पलवल जो है वो भी हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि अब तक पलवल में 34 केस सामने आ चुके हैं। पंचकुला में 17, अंबाला में 11 मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात आपको बता दें कि हरियाणा में तेजी से मरीज जो है कोरोना के वो ठीक भी हो रहे हैं। 236 में से अब तक 90 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। फरीदाबाद में 20 मरीजों ने रिकवर किया है। गुरुग्राम और पलवल में भी 17 मरीज जो है वो ठीक हुए हैं और मेवात में भी 8 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये राहत की बात है कि एक तरफ बेशक जो है कोरोना का मामला लगातार कोई ना कोई सामने आ रहा है, वहीं दूसरी राहत की बात ये है कि मरीज जल्दी से जल्दी ठीक भी हो रहे हैं कोरोना को मात देके। तो हरियाणा में किस तरह से कोरोना कहां-कहां फैला हुआ है, कोरोना ने कहां-कहां अपने पैर पसारे हुए हैं, वो आपको मैप के जरिए बताते हैं। कुल मरीज जो है वो 236 हैं। अंबाला में 11 मामले हैं, नूह में 57 मामले हैं, पलवल में 34, फरीदाबाद में 42, पंचकुला में 17, यमुनानगर में 3, फतेहाबाद में 1, रोहतक में 1, भिवानी में 3, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में कोई भी मामला जो अभी तक कोरोना का सामने नहीं आया है। तो हरियाणा में पैर पसारता हुआ कोरोना, लेकिन राहत की बात कि मरीज जो है कोरोना के वो ठीक भी हो रहे हैं। तो एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर मंडियों में आज से गेहूं की सरकारी खरीद जो है वो शुरू होने जा रही है। गेहूं की खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है कि केंद्र जो है वो बनाए गए हैं अलग अलग जगहों से और किसानों के लिए कई तरह की इस बार जो है एहतियात बरतने के लिए उनको कहा गया है। किस तरह की तैयारी जो है सरकार की, हरियाणा में किस तरह के प्रबंध जान लेते हैं। धीरेन्द्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। धीरेन्द्र, तो आज से सरकारी खरीद गेहूं की शुरू होने जा रही है, किस तरह के इंतजाम हैं किसानों के लिए, किसानों को क्या क्या एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? क्योंकि अगर बात की जाए तो इस बार स्थिति कुछ और है, देश और किसान पहले से ही कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं। देखिए, कोरोना को लेकर किसानों के लिए एक गाइडलाइन बनाई गई थी कि हर रोज़ 25-25 किसान मंडियों के अंदर अपनी गेहूं की फसल को बेचने के लिए आएंगे और ऑनलाइन सिस्टम से ये खरीद होगी। यानी कि एक टोकन निकाला जाएगा, उसके बाद जिस किसान ने अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसी को बुलाया जाएगा और वही अपनी फसल बेचेगा, जिसका आढ़तियों ने भी विरोध किया है। और विरोध की वजह से आज आप देख सकते हैं कि रोहतक की मंडी जो आज यहाँ पर खरीद शुरू होनी थी, खरीद शायद नहीं शुरू हो पाएगी, क्योंकि आढ़तियों ने विरोध किया है कि वो मैनुअल खरीद करेंगे, क्योंकि इससे किसानों को भी दिक्कत आएगी और आढ़तियों को भी दिक्कत हो रही है। जो ऑनलाइन खरीद की हरियाणा सरकार ने जो एक गाइडलाइन जारी की थी उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि जो मंडियों के अंदर आढ़तियों की दुकानें हैं वो अभी तक बंद है। हालांकि आज से खरीद शुरू होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये खरीद शुरू हो पाएगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज से हरियाणा के रोहतक में शायद गेहूं की खरीद ना हो, क्योंकि आढ़तियों ने हड़ताल कर दी है और आढ़तियों का कहना है कि जब तक मैनुअल खरीद के निर्देश सरकार की तरफ से नहीं दिए जाएंगे वो खरीद शुरू नहीं करेंगे। जी धीरेन्द्र, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो रोहतक की मंडी की तस्वीरें आपने देखी जो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। आज सरकारी खरीद जो है वो शुरू होने जा रही है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं उससे देखकर लगता नहीं है कि आज खरीद जो है वो समय से शुरू हो पाएगी, क्योंकि जैसे धीरेन्द्र ने बताया कि आढ़तियों ने जो है वो हड़ताल कर दी है क्योंकि वो ऑनलाइन सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। और अगर
बड़ी खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रपति को सीबीआई जांच करवाने की अपील की गई है। पिता की मौत पर सीबीआई जांच की मांग। बता दें आपको कि भाई निर्मल सिंह खालसा के बेटे ने सीबीआई जांच की मांग की है। निर्मल सिंह खालसा, जिनका कुछ दिन पहले ही जो अमृतसर में देहांत हो गया था, उसके बाद भी परिवार ने जो है वो सवाल उठाए थे। परिवार की ओर से कहा गया था कि अस्पताल में उनका सही तरीके से इलाज नहीं किया गया है, जिस कारण उनकी मौत हुई है। एक जो रिकॉर्डिंग है वो भी लगातार वायरल हो रही थी। निर्मल सिंह की अपने बेटे के साथ जो बातचीत थी वो लगातार ऑडियो क्लिप जो था वायरल हुआ था। उसमें बताया गया था कि डॉक्टर जो है वो उनका इलाज नहीं कर रहे और जल्द ही वो इस संसार को अलविदा कह जाएंगे। तो उसके बाद अब परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है। राष्ट्रपति को सीबीआई जांच करवाने की अपील भाई निर्मल सिंह खालसा के बेटे की ओर से की गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले निर्मल सिंह खालसा जो यूके से वापस आए थे, उसके बाद कोरोना की पुष्टि उनमें हुई थी और इसी के चलते उनको अमृतसर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद जो है वो सवाल लगातार उठने शुरू हुए थे। स्वास्थ्य विभाग पर भी, सरकार को भी जो है वो सवालों के घेरे में लिया गया था और अब परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। राष्ट्रपति को सीबीआई जांच करवाने की अपील की गई है भाई निर्मल सिंह खालसा के बेटे की ओर से। अमित शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, पहले ऑडियो वायरल होती है लेकिन अब सीबीआई जांच की मांग राष्ट्रपति से। जी बिल्कुल अमृत, सीबीआई जांच की मांग की है और इसके लिए उन्होंने एक जो मेल है वो भी राष्ट्रपति को कर दी है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो पिछले दिन भी जब उनके बेटे से बात हुई थी, हमने उनकी बात की थी, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि जब लॉकडाउन की वजह से बहुत उनके साथ आना चाहते हैं लेकिन फ्लाइटें बंद है, जो भी सिख जो नहीं आ पा रहे हैं वो इस समय वो पूरे अकेले हैं। लेकिन वो अपने पिता के जो लापरवाही हुई है उनकी मौत में, वो किस वजह से मौत हुई है और हॉस्पिटल प्रबंधन, क्योंकि ये ऑडियो जो वायरल हुई थी उस पे उनके बेटे उसी से उनके पिता की बात हो रही थी और उस ऑडियो में साफ तौर पे कहा गया था उनके पिता द्वारा कि वो आत्महत्या कर लगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं किया जा रहा। उसी की जांच की मांग उन्होंने सीबीआई से की है और इसके लिए उन्होंने अभी तक एक मेल भी राष्ट्रपति को कर दी है। जी अमित, जानना चाहेंगे कि क्या परिवार की ओर से किसी के साथ संपर्क किया जा रहा है कि पंजाब सरकार से बात की गई है, या फिर परिवार को लगता है कि यहाँ पर जो सुनवाई नहीं होगी सीधा राष्ट्रपति के साथ उन्होंने बात करना, राष्ट्रपति को अपील की है? जी बिल्कुल, परिवार के जो उन परिवार से हमारा संपर्क हुआ था उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे वो हॉस्पिटल प्रबंधन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो को। इसीलिए उन्होंने इस बारे में कोई भी शिकायत पुलिस में नहीं की है और ना ही वो किसी मंत्री से मिले है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं होगी, ना ही उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। और अगर इंसाफ मिलना तो सबसे पहले वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे और उससे पहले उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया था, लेकिन अभी उनको इंतजार है ये लॉकडाउन खुलने का। वो उनका कहना था कि लॉकडाउन खुलने के बाद ही वह एक अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करेंगे और उसके बाद अपने पिता के जो भी लापरवाही हुई है और जो भी उसमें दोषी हैं उनको सजा दिलवाएंगे, क्योंकि लगभग 4 घंटे उनकी पिता से बात हुई थी जो ऑडियो वायरल हुई थी और उसमें साफ कहा गया था कि इस मामले में उनके पिता कि वहां पे कोई भी डॉक्टर उनको दवाई नहीं दे रहा और जो भी ऑडियो में लापरवाही का इल्जाम लगाया गया था, इस मामले में वो अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख करेंगे और साथ में ही वो सीबीआई की जांच की भी मांग कर रहे हैं और उनको लगता है कि सीबीआई जांच से वो उस लापरवाही को सामने ला पाएंगे जो हॉस्पिटल प्रबंधक की तरफ से की गई थी। जी अमित, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो भाई निर्मल सिंह खालसा के बेटे ने सीबीआई जांच की मांग की है अपने पिता की मौत को लेके और पंजाब सरकार से बात नहीं की, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की, बल्कि सीधे राष्ट्रपति को जो है वो सीबीआई जांच की अपील की है। तो पूरी दुनिया जहां कोरोना से लड़ रही है, लेकिन कोरोना से लड़ने के भारत के तरीके की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। स्विट्जरलैंड ने भी भारत की सराहना की है, हालांकि उसका तरीका थोड़ा अनूठा रहा। दरअसल स्विट्जरलैंड ने आज के मैटरहार्न पर्वत पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रोशनी की। देश दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए जूझ रही है। कई देश एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। कोरोना से लड़ाई किसी एक देश की नहीं बल्कि मानवता की है।
भारत इस मुश्किल घड़ी में बाहें फैलाकर अन्य देशों की मदद कर रहा है। भारत ने जहां कोरोना वायरस से संक्रमितों के इलाज के लिए कई देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा भेजी है, वहीं दूसरे देशों ने भी कोरोना टेस्ट वाले किट भारत को दिए हैं। इस आपसी सद्भाव को दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड ने अद्भुत तरीका अपनाया। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता जाहिर करने के लिए मैटरहॉर्न पर्वत पर 1000 मीटर से भी बड़े आकार में तिरंगा प्रदर्शित किया गया। इस रोशनी के जरिए स्विट्जरलैंड ने कोरोना महामारी से जीतने की उम्मीद और जज्बे का संदेश दिया। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। स्विट्जरलैंड में भारतीय दूतावास ने इसकी फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि स्विट्जरलैंड ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे सभी भारतीयों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित की है। भारतीय दूतावास ने इसके लिए जेरमेट मैटरहॉर्न का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से फोटो साझा करते हुए लिखा, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हम सब साथ हैं। महामारी की इस लड़ाई में मानवता ही जीतेगी। स्विट्जरलैंड के मशहूर लाइट आर्टिस्ट गैरी हॉफस्टेटर ने 14,690 फीट के पहाड़ को तिरंगे के आकार में रोशनी दी। बता दें कि इस पहाड़ पर 24 मार्च से कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए हर दिन अलग अलग देशों के झंडों को दर्शाती हुई रोशनी की जाती है। इस पहाड़ पर स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और स्विस क्षेत्र तीनों के झंडों को दर्शाती हुई रोशनी की जा चुकी है। गैरी हॉफस्टेटर ने बताया कि प्रकाश का मतलब आशा और उम्मीद होता है। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रही है। इसके चलते हमारे देश में लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। कोरोना के संकट को देखते ही भारत सरकार ने जिस तेजी से फैसले लिए, उसकी प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठन भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना से पूरी दुनिया की सभी देशों की लड़ाई जो है वो जारी है और उम्मीद है कि इस जंग को जल्द ही जीत लिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ।